बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक ऐसा रूल है कलेक्टिव नाउन के लिए जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आपको नहीं समझ में आता कि कब इसके साथ इज यूज करना है और कब इसके साथ आर यूज करना है। आप चाहे इसे जितनी डेप्थ में पढ़ लें बच्चे, आप हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप कन्वेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। आप ब्रिटिश कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप इसमें आर यूज कर सकते हैं और अमेरिकन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप इसमें इज यूज कर सकते हैं। दोनों कन्वेंशंस में से किसी भी कन्वेंशन को आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि दोनों कन्वेंशंस वाइडली एक्सेप्टेबल है अराउंड द वर्ल्ड। नंबर वन। नंबर टू बच्चे, इस लेसन में आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो सिंगुलर भी एक्ट करता है और प्लोरल भी एक्ट करता है। बट कब वो सिंगुलर एक्ट करेगा और कब वो प्लोरल एक्ट करेगा, शायद ये भी आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है। बट ये आपको मैं बहुत इजी और सिंपल वे में बताने जा रहा हूँ। ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चे, सो प्लीज स्टे विद मी अंटिल आई फिनिश इट। ओके, हियर यू गो। सो रिमेनिंग रूल्स को एक्सप्लोर करने से पहले बच्चे आप अपने कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर लें। इस टर्म्स को हमेशा आप याद रखेंगे क्योंकि सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स जैसे टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नाउ यू नो दैट। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस प्लूरल, मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स हेल्पिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए वो क्या होता है? आर और हैव। हेल्पिंग वर्ब्स इन पास्ट टेंस वर एंड हैड। मेन वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस विदाउट एस और ई एस, प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म हम यूज करते हैं तो हम उसे विदाउट एस और ई एस कह सकते हैं या आप सिंपली इसे बेस फॉर्म आप कह सकते हैं। तो रन, प्ले एटसेट्रा, ये सब जो वर्ब्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये बेस फॉर्म होते हैं, यानी कि विदाउट एस और ई एस होते हैं प्रेजेंट फॉर्म में। मेन वर्ब्स इन द पास्ट, अगर आप मेन वर्ब पास्ट में यूज कर रहे हैं तो ये डजेंट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट के साथ ही आ जाता है। ये बहुत वर्सटाइल होता है। पास्ट में आप किसी भी वर्ब फॉर्म अगर पास्ट में है तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप उसे यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में आपको ध्यान देना पड़ता है कि क्या आप बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या आप वो वर्ब एस और ई एस के साथ आप यूज कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये टर्म्स को आप हमेशा याद रखेंगे। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए है। प्रेजेंट टेंस में आर और हैव आएगा, पास्ट टेंस में वर और हैड आएगा। मेन वर्ब्स प्रेजेंट टेंस फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स रन और प्ले आएगा। मेन वर्ब्स इन द पास्ट रैन, प्लेड, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए है। नाउ फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आता है आप जानते हो, बट फिर भी आप इसे समझ लो, एम और इज। हेल्पिंग वर्ब्स इन पास्ट टेंस वॉज आता है। मेन वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो आप इसमें हमेशा एस और ई एस ऐड करेंगे, तो रन्स, प्लेज। ओके, मेन वर्ब्स इन द पास्ट, अगेन ये मैटर नहीं करता है। मेन वर्ब जो पास्ट में होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप पास्ट टेंस में से यूज कर सकते हैं। तो इसका की पॉइंट क्या है? टेक अवे ये है बच्चे कि इन पास्ट टेंस, मैंने आपको पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी यह बताया था, यह आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं आप ये ना समझें कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए सिंपल, स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको वर्ब को सबसे ज़्यादा समझना है। ओके, सो इन पास्ट टेंस द मेन वर्ब डज नॉट चेंज वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। किसी भी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब आप यूज कर सकते हैं, उसमें फॉर्म चेंज नहीं होता है। यह भी आप जान लो बच्चे कि इन फ्यूचर टेंस एक्चुअली जो वर्ब है विल और शैल वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वो मॉडल वर्ब होता है। इसलिए फ्यूचर टेंस में वर्ब जो आप यूज करते हैं वो जनरली आप क्या यूज करते हैं? विल और शैल, और ये क्या होता है? ये मॉडल होता है और ये भी चेंज नहीं करता चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करें या प्लूरल सब्जेक्ट आप यूज करें। ओके, तो इसे ध्यान में रख के अब आप रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो रूल नंबर 3, पार्ट 2 में हमने रूल 2 तक एक्सप्लोर किया था। इस पार्ट में हम रूल 3 से स्टार्ट करेंगे। सो वर्ब अग्रीमेंट विद कंपाउंड सब्जेक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड सब्जेक्ट्स? मोर देन वन सब्जेक्ट, और इसमें एक कंजंक्शन है कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट को ऐड करती है, एंड इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो क्या रूल होगा? तो
तो वर्ब कैसे एक्ट करेगा। ओके, इसे आप ध्यान दो। तो वर्ब अग्रीमेंट विथ कंपाउंड सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे आर ट्रीटेड एज प्लूरल। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एक से ज्यादा सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े होते हैं तो वो सब्जेक्ट्स हो गए, अब यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए तो वो हमेशा प्लूरल एक्ट करेंगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब। ओके, तो देयरफॉर यूज द हेल्पिंग एंड मेन वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट। अब आप प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे। आप इस एग्जांपल्स को देख लो, ये बहुत इजी है। जैसे जॉन एक सब्जेक्ट है, मेरी एक अदर सब्जेक्ट है। जॉन एंड मेरी आर गोइंग टू द पार्क। तो जॉन मेरी को ऐड ज्वाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड, और ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल एक्ट करते हैं। ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, बट ये दोनों सब्जेक्ट अब एंड से ये ज्वाइन है। तो इसके लिए जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो आर लाएंगे आप। ओके, आर गोइंग टू द पार्क। नाउ जॉन एंड मेरी रन। अब आप मेन वर्ब में देखिए आप क्या यूज करते हैं, आप हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं। किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। इसलिए पहले रूल्स को एक्सप्लोर करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है बच्चे, कि हेल्पिंग वर्ब में हम कौन से वर्ब के फॉर्म को, यानी कि बी के कौन से फॉर्म को, हैव के कौन से फॉर्म को और डू के कौन से फॉर्म को यूज करेंगे। उसी तरीके से मेन वर्ब में हम किस फॉर्म को यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में और सिंगुलर सब्जेक्ट में। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर रन क्यों हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दोनों मिलके ये प्लूरल बन गए। अब आपको प्लूरल सब्जेक्ट नहीं, अब आपको बेस फॉर्म यूज करना है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमेशा हम बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करते हैं। ओके, नाउ एक और मैं आपको चीज बता दूं, इसमें भी लोग कॉमन एरर करते हैं। इसमें दो एरर है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं आई एंड यू। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस आप बोलना हो, आप हमेशा यू को लास्ट में रखेंगे, ठीक है। सो यू एंड आई, इट्स नॉट आई एंड यू, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि आई के बाद एम नहीं, एक्चुअली आप ये दोनों सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो यू एंड आई, फॉर एग्जाम्पल यू एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। यू एंड आई आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। किसी भी आप सेंटेंस को आप अगर आप फ्रेम कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा ध्यान ये रखेंगे, आप ये ना समझे कि आपने आई के लिए आर लाया है, जो कि इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। आपने दोनों सब्जेक्ट के लिए लाया है आर, क्योंकि आई के बाद जो हमेशा वर्ब यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, वो क्या होता है? वो एम होता है। बट यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर ये भी है, सिंगुलर ये भी है, ये दोनों कंपाउंड बन गए क्योंकि एंड के साथ ये ज्वाइन हो गया। तो अब आप जो अब ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए, तो अब आप जो वर्ब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा क्या होगा? आर होगा। अगर आपने इसे मेन वर्ब यूज करना है तो क्या होगा? बेस फॉर्म होगा। तो सबसे पहला आप इस सेंटेंस के आप सिंटैक्स को देख लो कि इस तरह के सिंटैक्स मतलब ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड टाइप्स। वर्ड टाइप्स मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप वर्ड एक्सट्रैक्ट करके आप सेंटेंस फॉर्म करते हो, और इसका जो सिमेंटिक्स निकलता है, यानी कि जो मीनिंग निकलता है। तो सिंटैक्स क्या है? आप हमेशा यू को पहले रखेंगे, आई को आप लास्ट में रखेंगे। इस तरीके से आप नहीं बोलेंगे, समझ जाएंगे वो बात अलग है, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम यू एंड आई इस फॉर्म में हम इसे बोलते हैं, और इसके लिए भी आप क्या लाएंगे? आर लाएंगे। नाउ रूल नंबर 4 सॉरी, इससे पहले आप एक एक्सेप्शन देख लो। एक एक्सेप्शन है इस रूल का, जो अगेन बहुत कॉमन एरर है, तो आप इसमें ना करेंगे। आप इसे समझ जाएंगे तो आप कभी भी इसमें ग्रामेटिकल एरर आप नहीं करेंगे, बट इसे सिर्फ समझने की जरूरत है। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड, अगेन ये एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो आपने पहले पढ़ा वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, अब जो आप पढ़ेंगे वो एक एक्सेप्शन है। तो ये भी when two or more subjects are joined by and but they act as a single unit or idea, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जो ज्वाइन हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द कंजंक्शन एंड, बट वो एक सिंगल आइडिया, सिंगल कॉन्सेप्ट और सिंगल यूनिट को वो रेफर करता है। तो उसके लिए यानी कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट बिलोंग टुगेदर, जो एक साथ जनरली हमेशा आते हैं, उसके लिए आप हमेशा क्या यूज करेंगे? इज। दैट्स वाई ये एक एक्सेप्शन है जो मैंने मेंशन किया, और मैं चाहता हूं आप इसे एक्सप्लोर करो।
आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप बोलेंगे यस, आपने ये कहीं देखा होगा, कहीं सुना होगा। तो आप हमेशा वंडर करते होंगे कि इसके साथ इस क्यों आता है, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए जब हम उसे ज्वाइन करते हैं एंड से तो हमेशा आर यूज करते हैं। इसमें सॉरी इस क्यों यूज करते हैं वो आपका जानना जरूरी है। जैसे आप एग्जाम्पल फर्स्ट को देखो, ब्रेड बटर एंड मिल्क, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब ये प्लोरल हो गए अगर आपने सबके साथ आपने एंड से ज्वाइन किया, तो आइडियली यहां पे आर आना चाहिए, लेकिन ये इज आया है। ये इज इसलिए आया है बच्चे क्योंकि ये टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो एक आइडिया को, यानी कि ये एक साथ हैं। ब्रेड बटर एंड मिल्क इज ऑन द टेबल, आई वॉन्ट टू हैव ब्रेड बटर एंड मिल्क इन ब्रेकफास्ट, इस तरीके से। बट वहां पे आपने जनरली वो वर्ब यूज नहीं किया। बट अगर आप एक आइडिया को आप रेफर कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट को आप डिलीवर करना चाहते हैं जो एक साथ आता है, वो एक सिंगल यूनिट है आपका, तो आप उसके लिए हमेशा इज यूज करते हैं। आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, आपने हमेशा लेडी को अनाउंस करते सुना होगा कि वो कहती हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग इज प्रोहिबिटेड, ना कि आर प्रोहिबिटेड। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक पूरे इस सब्जेक्ट को एक साथ वो यूज कर रहे हैं, एक आइडिया को वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से यहां पर जो आपका वर्ब आएगा वो आपका सिंगुलर आएगा। नाउ आप इसे अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक्सेप्शन 2-3 केसेस में ही है। जैसे आप बोलना चाहते हो कि पीनट बटर एंड जेली, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू हैव बोथ टुगेदर, पीनट बटर एंड जेली इज माई फेवरेट सैंडविच। जो आप सैंडविच खाते हैं उसमें जनरली आप क्या प्रेफर करते हैं? पीनट बटर एंड जेली। तो एक्चुअली आप देखो ये तो दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, बट ये एक आइडिया को डिलीवर कर रहे हैं। तो दैट्स वाई आप जो इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो इज यूज करते हैं। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं टी एंड बिस्किट्स। आप देखो तो बिस्किट्स तो ऐसे भी प्लोरल हो गया यहाँ पे, और ये दोनों मिलके तो प्लोरल हो ही जाते हैं। लेकिन आप एक आइडिया को डिलीवर कर रहे हो, टी एंड बिस्किट्स, यानी कि एक साथ, टुगेदर, ठीक है। आप उस आइडिया को जब डिलीवर करेंगे तो आप हमेशा इज यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूप एंड सैलड, ठीक है, एक साथ आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आप सूप और सैलेड एक साथ आप लेना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो सूप एंड सैलेड इज द परफेक्ट लंच, आप इसे प्रेफर करते हैं। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये भी एंड से ज्वाइंड हुआ है, मोर देन वन सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट, बट यहाँ पे आप एक आइडिया को, सिंगल यूनिट को आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। दैट्स वाई आप इसके साथ इज यूज करते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू rule number 4. Verb agreement with compound subjects that are joined by or nor. Okay, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसमें कैच है, बस आपको वही समझना है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, आपके लिए आसान हो जाता है वर्ब को आइडेंटिफाई करना, यानी कि वर्ब को यूज भी करना। When two or more subjects are joined by or nor, the helping verb or main verb should match the subject closest to it. ये आपको ध्यान रखना है। जब आप ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, जब आप और या नॉर यूज करते हैं, जब दो सब्जेक्ट को आप ज्वाइन करते हैं, तो जो वर्ब आएगा वो आपको ध्यान देना है कि, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको मेन सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। एक सेंटेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो जिस सब्जेक्ट के लिए वर्ब चेंज होगा वो सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि मेन सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ओके, तो जो सब्जेक्ट क्लोजेस्ट होता है किसके? वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब शुड मैच द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। द अदर वे अराउंड आप ये समझ सकते हैं कि जो आप वर्ब यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट उसके क्लोज है, या आप उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें जो उस वर्ब के क्लोज है। दोनों में से आप किसी भी तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों आपके लिए हेल्प करेगा। आप एग्जाम्पल से देखो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ईदर द टीचर, ठीक है, ईदर और, नीदर नॉर। आप इसे आइदर भी कहते हैं, आप इसे ईदर भी कहते हैं, आप इसे नीदर भी कहते हैं, आप इसे नाइदर भी कहते हैं, दोनों आपका प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल है। तो ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, आप देखो जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके लिए जनरली आपका जो वर्ब आना चाहिए वो इज आना चाहिए, लेकिन जो
सब्जेक्ट जो वर्ब के क्लोज है वो कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्या ये सिंगुलर है, क्या ये प्लूरल है, इसी को आपको आइडेंटिफाई करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को आइडेंटिफाई यानी कि वर्ब को यूज करना है या वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। अगर ये अब देखो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल में ये दिखाया है कि मैंने इसमें इसे चेंज कर दिया, इसे सिंगुलर कर लिया, अब ये वर्ब क्या हो गया, अब ये इज हो गया, यहां पे क्या है, आर है। तो यहां पे आर इसलिए है कि इसके जो इस वर्ब के क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इस वर्ब के क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए यहां पे इज यूज हुआ है और इसलिए यहां पे आर यूज हुआ है। तो ईदर द टीचर, तो आप इस सब्जेक्ट को उतना ध्यान नहीं देंगे, ये भी आपको जानना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कि आप इस पे जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट को यानी कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रहा है उस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो इस सब्जेक्ट पे डजंट मैटर ये प्लूरल होता तब भी, अगर मैं इसे प्लूरल कर दूं नीदर द टीचर्स नॉर दिस, तब भी ये यहां पे इज होगा बच्चे, क्योंकि ये जो वर्ब यूज होता है ये क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। नीदर हर पेरेंट्स, देखो आप इस एग्जाम्पल में देखो, नीदर हर पेरेंट्स, जब मैं पेरेंट्स बोलता हूँ पी जिसमें एस ऐड होता है उसमें मतलब मदर फादर दोनों होते हैं, और जब मैं पेरेंट बोलूं तो आप समझे ईदर मदर और फादर। तो पेरेंट सिंगुलर है, पेरेंट्स आपका प्लूरल है, पेरेंट्स में दोनों इंक्लूड हो जाते हैं मदर फादर, पेरेंट में ईदर द फादर और द मदर। ओके, तो नीदर हर पेरेंट्स नॉर माई पेरेंट, अगर ये पेरेंट्स होता तो ये हैव हो जाता। आप देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन यहां पे जो इसके क्लोजेस्ट है बच्चे वो क्या है, वो सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे। इसे भी मैंने चेंज कर दिया है, अब आप देखो सिंगुलर को यहां पे मैंने मेंशन कर दिया, नीदर हर पेरेंट नॉर माई पेरेंट्स, तो ये अब हैव यानी कि ये वर्ब अब इसके लिए नहीं, ये वर्ब इसके लिए यूज हो रहा है, तो ये सिंगुलर है प्लूरल है ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हो ईदर और नीदर नॉर में, तो आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे जो वर्ब के क्लोज है, वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे जो सब्जेक्ट के क्लोज है, ईदर वे दैट विल हेल्प यू। नीदर माई ब्रदर नॉर सिस्टर, अब आप मेन वर्ब का यूज कर रहे हैं तो ये भी आपका उसी के अकॉर्डिंग आएगा, नीदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर प्लेज। ठीक है, तो सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम बेस फॉर्म में एस और ईएस ऐड करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है, तो आपने क्या यूज किया, प्लेज, और ये आपका जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है वो सिस्टर है ना कि ब्रदर है। ईदर द बुक और द मैगजीन्स, अब आप देखो मैगजीन्स प्लूरल है, तो इसके लिए जो हेल्पिंग जो मेन वर्ब भी आप यूज करेंगे वो बेस फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। नीदर द सैंडविचेस नॉर द सूप, आप इसमें जो मेन वर्ब यूज करेंगे वो बेस फॉर्म में एस और एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर मैं सैंडविचेस को यहां कर दूं और सूप को यहां कर दूं तो ये अब टेस्ट हो जाएगा, तो बेस फॉर्म यूज करेंगे। तो बेस फॉर्म यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एस और बेस फॉर्म में एस और ई एस ऐड करते हैं किसके लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। ओके, तो ये सूप है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई इसके लिए हमने मेन वर्ब में एस और ई एस ऐड किया है। अगर ये सैंडविचेस यहां पे होता तो ये बेस फॉर्म होता। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 5। ये भी आप काफ़ी ध्यान से देखोगे बच्चे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सब्जेक्ट भी जानना ज़रूरी है कि अदर दैन जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं आई यू वी दे, ठीक है, और नेम्स के अलावा और भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो भी प्रोनाउंस ही होते हैं, ठीक है, बट वो सिंगुलर है या प्लूरल है ये आपका जानना ज़रूरी है। दैट्स वाई इसके लिए मैंने आपके लिए लिस्ट बनाया है। सो लुक एट द लिस्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल इनडेफिनिट, इसे इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। जो आप प्लूरल जो आप प्रोनाउंस यूज करते हैं आई यू वी दे, वो डेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं और इसे इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, तो सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस में एनीवन होता है, प्लूरल में यानी कि इसलिए प्लूरल क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वर्ब कुछ और आएगा, सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कुछ और आएगा, क्योंकि ये क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होते हैं, तो इसके लिए आप जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये प्लूरल होते हैं तो इसके लिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करेंगे वो प्लूरल के अकॉर्डिंग करेंगे।
ओके, तो ये आप जान लें, ये आपका जानना ज़रूरी है, आपको इसे याद करना होता है, लेकिन आप जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो ये सारे आपके सिंगुलर आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन होते हैं और इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। एनीथिंग, ईच, एवरीवन, सेवरल, मेनी, फ्यू, ये सारे आपके प्लूरल हैं। एवरीबडी सिंगुलर, एवरीथिंग सिंगुलर, नीदर भी सिंगुलर होता है, नोबडी भी सिंगुलर होता है, नो वन भी सिंगुलर होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये जानना आपका ज़रूरी है बच्चे। वन, समवन, समबडी, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको पता है कि उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा वर्ब लाएंगे, दोनों में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। तो ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ये आपके सिंगुलर प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, बट ये सब्जेक्ट्स हैं, इससे आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप और ध्यान रख लें कि जब मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं, वो प्लूरल भी होते हैं, बट वो कब सिंगुलर एक्ट करेगा और वो कब प्लूरल एक्ट करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी वे में आप समझने लग जाएंगे, उतना आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये आपका जानना ज़रूरी है कि सिंगुलर और प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो जनरली होते हैं वो ऑल होते हैं, एनी, मोर, मोस्ट, नन एंड सम। इसका मतलब ये है बच्चे कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ये सिंगुलर भी एक्ट करते हैं और ये प्लूरल भी एक्ट करते हैं। ये कब सिंगुलर एक्ट करेगा और कब प्लूरल एक्ट करेगा, उसके लिए कैच क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो दे कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, नाउन दे रिफर टू, यानी कि इसके बाद जो नाउन आ रहा है आप इस पे उतना ध्यान नहीं देंगे। ये तो आपका सिंगुलर और प्लूरल, अगर आप इससे समझेंगे तो ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। लेकिन जो इसके बाद नाउन आ रहा है उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो आप कौन सा मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आपको पता है, और अगर वो प्लूरल है तो आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करेंगे वो आपको पता है। ओके, दैट्स द कैच कि आपको नाउन को समझना है। तो नाउ यूज द वर्ब्स। अब आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है, मेन सब्जेक्ट आपका वो हो जाएगा, सब्जेक्ट ये बट आपका मेन सब्जेक्ट वो हो जाएगा। नाउ यूज द वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखो, आप उसको आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा। एवरीवन हैज, सबसे पहले आप ये समझें, सबसे पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, वो मैं आपको सिंगुलर कब एक्ट करेगा, प्लूरल एक्ट कब करेगा, क्योंकि वो सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं, वो इसके बाद हम इसका देखें। पर आप पहले ये एग्जांपल देख लो जो मैं आपको सिंगुलर में दिखाया था कि ये सिंगुलर होते हैं। इसके लिए हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब देखो यूज हुआ है, ये हैज हुआ है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन अब सिंगुलर होते हैं, आप थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं। ठीक है, हैज हुआ। देखो समबडी के साथ आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, ईच के साथ हमेशा आप सिंगुलर आप हैज यूज करेंगे, हैव यूज नहीं करेंगे। ये कॉमन एरर है क्योंकि समझते हैं कि ये इनके लिए आया है। तो आपका जो ये मेन सब्जेक्ट है, मैं अभी सिंगुलर प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि इसके लिए जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आप कहीं ये ना समझें कि ये सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इन सब में सब्जेक्ट आपका कौन सा है, ये है। तो इसके लिए आपने क्या यूज किया, आपने हैज यूज किया है। नो वन वॉज एबल, तो नो वन क्या है, सिंगुलर है, तो आप वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट में है तो आपने वॉज यूज किया, सिंगुलर होता तो आप इज यूज करते हैं। एवरीबडी के लिए भी आप हमेशा देखो मेन वर्ब में टेक्स है, यानी कि बेस फॉर्म में एस और ईएस है। अगर ये प्लोरल होता तो ये टेक हो जाता, क्योंकि ये सिंगुलर एक्ट करता है और ये सिंगुलर है, तो इसके लिए आप हमेशा क्या यूज करते हैं, बेस फॉर्म में एस और ईएस ऐड करते हैं। एवरीबडी टेक्स देयर ओन सीट व्हेन द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स। नाउ एवरीथिंग वर्क्स, एवरीथिंग भी क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और उसके लिए भी आप बेस फॉर्म में एस और ईएस ऐड करते हैं। नोबडी भी अगेन हमेशा क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए बेस फॉर्म में एस और ईएस ऐड करते हैं। बोथ ऑफ द, अब आप इसे देखो बोथ, ठीक है। अब आप ये मत समझना कि डॉग्स के लिए बोथ हमेशा प्लोरल लेता है, हमेशा और हमेशा। आपने देखा था जो मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई थी सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस और प्लोरल में, तो आपने बोथ देखा था, तो बोथ हमेशा प्लोरल वर्ब लेगा, ठीक है, यानी कि सॉरी बोथ जो है वो प्लोरल सब्जेक्ट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप या तो आर यूज करेंगे या तो आप हैव यूज करेंगे। तो आप यहां पे क्या है, आर है। फ्यू भी हमेशा आपका
आर और हैव होगा और बेस फॉर्म ये लेगा क्योंकि ये प्लोरल होते हैं। सेवरल भी हमेशा प्लोरल होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन, क्योंकि ये पास्ट में तो वर, अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो ये आर होता। मेनी हैव, मेनी भी हमेशा प्लोरल होता है, मेनी हैज नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो क्योंकि मेनी के साथ आप जो वर्ब यूज करेंगे आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में आप प्लोरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउंस दैट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। इस पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो, ऑल प्लूरल भी होता है और ऑल सिंगुलर भी होता है, इससे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है क्योंकि इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ये समझते हैं कि ऑल हमेशा प्लूरल होता है, नहीं, ऑल डिपेंड करता है कि जो नाउन आया है वो क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, उस पे आप वर्ब यूज करते हैं, ओके, ना कि सिर्फ ऑल पे। तो ऑल जो है, ऑल ऑफ द केक इज इटन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि केक यहां पे सिंगुलर, तो ये केक को रेफर कर रहा है। तो यहां पे आपका मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, केक। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ऐसे सब्जेक्ट के बाद आपको मेन नाउन यानी कि मेन सब्जेक्ट आप समझ लो, यानी कि आपको नाउन को ज्यादा ध्यान देना है कि क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब आप देखो, मैंने यहां पे क्या किया, केक को छोड़ के मैंने कुकीज को उठा लिया, तो कुकीज क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ऑल ऑफ द कुकीज, तो अब ये नाउन जो है वो प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या लाया, आर लाया, यानी कि दोनों एक्सेप्टेबल। अगर आप इसे यूज भी करना चाहते हैं तो बस आप अपने नाउन पे ध्यान देंगे कि आप उसके बाद नाउन कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर सिंगुलर है तो इज यूज करें, प्लूरल है तो आर यूज करें। और अगर मेन वर्ब में कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं तो अगर आप सिंगुलर बोल रहे हैं तो बेस फॉर्म में एस और ई एस ऐड करेंगे, अगर आप प्लूरल बोल रहे हैं तो सिर्फ बेस फॉर्म आप यूज करेंगे, ठीक है। सम ऑफ द मनी, मनी क्या है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है और मनी के साथ हमेशा, डजंट मैटर इसके पहले क्या आया है, ठीक है, मनी के साथ आप हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे वो इज, हैज और बेस फॉर्म का एस और ई एस एस का। जैसे मनी टॉक्स, मनी टॉक नहीं होगा क्योंकि मनी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर भी माना जाता है और मनी क्या है, मनी एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइस भी करता, सम ऑफ द राइस, राइसेस तो होते नहीं है, तो तब भी ये यहाँ पर हैज ही होता। तो ये जो आपका नाउन है ये भी आपको ध्यान देना है, एक तो सिंगुलर प्लूरल तो है, आपका अनकाउंटेबल नाउन भी ध्यान है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे वो हैज और इज यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, मेन वर्ब में एस और एस ऐड करेंगे, ठीक है। तो मनी इज अनकाउंटेबल एंड ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। सम ऑफ द आइडियाज, आइडिया नहीं है, अगर आइडिया होता तो हैज होता, आइडियाज है क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव हो गया। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये जानना जरूरी है, इसमें लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। इसमें दो मिस्टेक वो ये करते हैं, इसमें एस ऐड कर देते हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज करते हैं, ये प्लोरल है, सॉरी, ये ऑलरेडी प्लोरल है, आप इसमें एस और एस ऐड करके आप इसे प्लोरल नहीं बना सकते। और इसके लिए हमेशा जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा आपका या तो ये, क्योंकि पास्ट में है, अगर ये टेंस प्रेजेंट में होता तो ये इज होता। सो नन ऑफ द इंफॉर्मेशन वर अवेलेबल नहीं होगा, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल, और नन ऑफ द इंफॉर्मेशन अगर प्रेजेंट टेंस में कहना तो नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ओके। इंफॉर्मेशंस इज सिंगुलर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है, ना कि इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के साथ कभी भी एस और ये हम ऐड नहीं करते हैं। नन ऑफ द चेयर्स, अब आप देखो चेयर्स जो है वो प्लोरल है तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज हुआ, पास्ट में वर, अगर ये सिंगुलर होता तो आर होता, इसके साथ वॉज नहीं हो सकता था क्योंकि वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान देना है। रूल नंबर 6, नाउ इज द टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरुआत में बच्चे कि ये एक ऐसा रूल है बहुत कंफ्यूजिंग होता है और आपको इतने डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि आप कन्वेंशंस को ज़्यादा एक्सप्लोर करें, रूल आप करें बट उतनी डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इसे इंट्यूटिवली और आपका जब नेचुरल इंट्यूटिवली आप जब इसे पढ़ते हैं, जब आपका अप्रोच नेचुरल होता है तो आप सब कुछ समझने लग जाते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कन्वेंशंस मैं आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि दोनों कन्वेंशंस, जब मैं कन्वेंशन की बात करूं बच्चे तो स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग होता है, तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश स्टाइल्स, वेरिएशंस, पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म में।
तो दोनों वेरिएशंस, दोनों आपका कन्वेंशंस वाइडली एक्सेप्टेबल है और दोनों कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये रूल को इसमें इंट्रोड्यूस किया है कि कलेक्टिव नाउन्स में बच्चे हमेशा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। So there is a difference between British English and American English when it comes to using verb forms. इसलिए मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि जो वर्ब फॉर्म है आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है कि इज लाऊं या हेल्पिंग वर्ब में इज लाऊं या आर लाऊं, मेन वर्ब में बेस फॉर्म लाऊं या बेस फॉर्म के साथ एस और एस ऐड करूं विद कलेक्टिव नाउन्स। अगर आप इसे डेप्थ में पढ़ेंगे तब भी आप कंफ्यूज रहेंगे, तो आप इसे डेप्थ में ना पढ़ के आप कन्वेंशंस पढ़ें और आप इसमें से कोई भी कन्वेंशन आप फॉलो करें, दैट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि दोनों कन्वेंशंस वाइडली एक्सेप्टेबल है अराउंड द वर्ल्ड। नाउ ब्रिटिश इंग्लिश टेंड्स टू ट्रीट कलेक्टिव नाउन्स लाइक टीम, ज्यूरी, फैमिली, गवर्नमेंट। ये सारे क्या होते हैं, आप ये समझ लो कि सबसे पहले कि कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं। ये सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, राइट। टीम, ज्यूरी, फैमिली, गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश इंग्लिश जो है, जो कलेक्टिव नाउन्स है, जो ये सब जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ये से हमेशा प्लोरल, ये इसे टिपिकली प्रेफर करते हैं। तो व्हेन फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल एक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, आप इस पे ध्यान मत दो, आप इससे इतना ध्यान दो बच्चे कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो उसे हमेशा प्लोरल समझती है, वेयर एज, और जब वो प्लोरल समझती है तो उनके लिए जो वो वर्ब लाएंगे प्लोरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लाएंगे, राइट। वेयर एज बच्चे अमेरिकन जो है ऑन द अदर हैंड यूजुअली ट्रीट्स कलेक्टिव नाउन्स एज सिंगुलर, तो ये सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब लाते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया कि आप उतने डेप्थ में ना पढ़ें, अब आप बस ये समझें कि या तो मैं अमेरिकन इंग्लिश के कन्वेंशन को फॉलो करूंगा या तो मैं ब्रिटिश इंग्लिश के कन्वेंशन को फॉलो करूंगा। मतलब इस भी ला सकता हूं, आर भी ला सकता हूं, ये आपके चॉइस पे डिपेंड है, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इवन व्हेन रेफरिंग टू द एक्शंस ऑफ द ग्रुप एज इट फोकसेस ऑन द, आप इसे रहने दो, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपका, ये है कि यू कैन ईदर use British convention or American convention, since both the conventions are widely acceptable around the world, and it is indeed a relief, ये आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है इस रूल के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को देखा है मैंने इसमें कंफ्यूज रहते हैं और कंप्लेन करते हैं कि मैं अभी तक इस रूल को नहीं समझ पाया, जबकि ये बहुत ईजी है। To this complicated rule, that's why I always help you explore different conventions। इसलिए मैं बच्चे आपको हमेशा इनकरेज करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि आप कन्वेंशंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। आप देखें ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ज्यूरी के साथ यहाँ पे प्लोरल, क्योंकि ये इन्होंने प्लोरल इसे समझा तो इसके लिए प्लोरल वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है। अमेरिकन इंग्लिश ने क्या यूज़ किया है, क्योंकि ये सिंगुलर इसे वो कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप या तो ज्यूरी हैव बोलें या ज्यूरी हैज़ बोलें, ये टोटली आप पे है, ओके। दोनों एक्सेप्टेबल है, आप इसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप इसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी। और सब में सारे, सिर्फ इसमें नहीं, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होता है, अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल फॉर्म में दिखाया, आप जितने भी कलेक्टिव नाउन्स को आप एक्सप्लोर करेंगे उसमें आप या तो हैज़ यूज कर, आप उसे या तो सिंगुलर समझे, सॉरी अबाउट दैट, या प्लूरल समझे और उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे, ओके। तो द टीम आर, तो मैं यहाँ टीम इज भी बोल सकता हूँ क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश है तो वो टीम को क्या हमेशा कंसिडर करते हैं, प्लूरल। अब आप देखो टीम यहाँ पे इज है, ठीक है। अब आप इसका छोड़ दो, अभी आपको सबसे ज़्यादा ये समझना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी मेन सब्जेक्ट एंड उसके अकॉर्डिंग वर्ब, बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो आप टीम के साथ आर भी लाएं तो भी एक्सेप्टेबल, आप टीम के साथ इज भी लाएं तो भी एक्सेप्टेबल है। नाउ द फैमिली, आप फैमिली के साथ हैज भी ला सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग, और फैमिली के साथ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हैव होना चाहिए, आप हैव भी ला सकते हैं और आप फैमिली के साथ हैज भी ला सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, दोनों एक्सेप्टेबल है। आप इस पे एक बार और ध्यान दे दें, द फैमिली आर भी ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, और फैमिली, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आप इस भी ला सकते हैं। तो द फैमिली इज और द फैमिली आर दोनों एक्सेप्टेबल हैं, इधर द फैमिली हैज और इधर द फैमिली हैव, ठीक है। तो ये सारे कन्वेंशंस एक्सेप्टेबल हैं, तो कलेक्टिव नाउन्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है आपके लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर पार्ट 3, वी विल एक्सप्लोर द remaining rules in the last part, part 4. If you have any questions, any doubts,
regarding this session, please write in the comment box, or any other topic you want me to explore, please write in the please write in the comment box. Okay, so thank you so much for your time and patience. Have a good day.